मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऑफिशियली फैंटास्टिक फोर की शुरुआत हो चुकी है और डेफिनेटली ये मूवी पिछले फैंटास्टिक फोर के इटरेशन से काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुई है और इसके बेहतरीन होने के पीछे बिहाइंड द सीन बहुत सारी बेहतरीन कहानियां हैं जो कि आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। जैसे कि पेड्रो पास्कल और वेनेसा कर्बी से पहले किन दो बेहतरीन एक्टर्स को फैंटास्टिक फोर की लीड के लिए चुना जा रहा था। इस मूवी से पहले एक्चुअली फॉक्स कौन से फैंटास्टिक फोर मूवी को बनाने का प्लान कर रहा था और कैसे किया गया था इन कैरेक्टर्स के बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स को। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर की शुरुआत कब हुई। ऑफ कोर्स जब मार्वल और फॉक्स का मर्जर पॉसिबल हो पाया। पर क्या आपको मालूम है कि इस मर्जर से एक्चुअली पहले फैंटास्टिक फोर का एक नया रूप देखने को मिलने वाला था, जहां पर एक्चुअली राइटर सेथ ग्राहम स्मिथ को एक नई फैंटास्टिक फोर मूवी लिखने के लिए चुना गया था, जिसमें एक कहानी बेसिकली रीड और सू के बच्चे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वेलेरिया रिचर्ड्स को फीचर करती और इनका साथ इनके अंकल जॉनी और बेन ग्रिम देते, जहां पर बेसिकली एक किड सेंट्रिक मूवी होती और बहुत हद तक डिज्नी के द इनक्रेडिबल से मिलती जुलती। ऑफ कोर्स जब इस मूवी की फिल्मिंग की बारी आई तो इस मूवी के कास्टिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस पहले अवेलेबल थे, जहां पर इनिशियली मार्वल स्टूडियोज एक्टर एडम ड्राइवर को रीड रिचर्ड्स के रूप में, वहीं पर एक्ट्रेस एमा वॉटसन को सू रिचर्ड्स के रूप में कास्ट करना चाहता था, बट अपेरेंटली ये नहीं हो पाया। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा भी था जहां पर जेक जिलेनहॉल को, जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मिस्टीरियो का रोल प्ले किया था, उन्हें रीड रिचर्ड्स के रूप में अपीयर होने के लिए अप्रोच किया गया था, बट ये नहीं हो पाया। अल्टीमेटली इस मूवी के अंदर पेड्रो पास्कल और वेनेसा कर्बी को कास्ट किया गया। फन फैक्ट तो ये है कि पेड्रो पास्कल एक्चुअली टेक्निकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत पहले जुड़ने वाले थे, जहां पर उन्हें डेयरडेविल सीरीज के अंदर एक लॉयर के रूप में कास्ट किया जाना था, बट उस समय उन्होंने उसे छोड़कर नार्कोस सीरीज को चुना था। मार्वल की इस फर्स्ट फैमिली को क्रिएट करने वाले क्रिएटर्स स्टैन ली और जैक कर्बी को इस मूवी के अंदर काफी बेहतरीन तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है, जहां पर फैंटास्टिक फोर की शिप को एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के अंदर मार्वल 1 बुलाया जाता है, बट एक्चुअली इस मूवी के अंदर इसे एक्सेल्सियोर बुलाया गया, जो बेसिकली राइटर स्टैन ली का कैच फ्रेज था। वहीं पर इस मूवी में दिखाए हुए इस यूनिवर्स को अर्थ 828 बताया गया है, जो बेसिकली जैक कर्बी के बर्थडे अगस्त 28 का एक रेफरेंस था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमेशा से फैंटास्टिक फोर के साथ हमेशा से ही मेल सिल्वर सर्फर यानी नॉरिन रेड को एसोसिएट करते हुए दिखाया गया है, बट इस मूवी के अंदर इस चीज को काफी अलग ढंग से किया गया और यहाँ पर फीमेल सिल्वर सर्फर शैला बेल को एज सिल्वर सर्फर दिखाया गया। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज नया जरूर लगता हो, बट एक्चुअली शैला बेल को मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर इसे 1968 के द सिल्वर सर्फर के इशू नंबर 1 में रिलीज किया गया था और इसे जनरली मेल सिल्वर सर्फर यानी नॉरिन रेड के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाता है। इस मूवी के अंदर हमें एक्चुअली एक्टर जॉन मेल्कोविच का एक विलन कैरेक्टर देखने को मिलने वाला था, जिसे एक्चुअली ट्रेलर्स में टीज किया गया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि इस मूवी के अंदर ये कैरेक्टर कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं होने वाला था और फैंटास्टिक फोर के इनिशियल इंट्रोडक्शन सीक्वेंस में उनका कैरेक्टर रेड घोस्ट अपने सुपर एप्स को कंट्रोल करते हुए दिखने वाला था, बट यहाँ पर एक्चुअली मूवी को छोटा करने के लिए उनके कैरेक्टर को हटाना पड़ा। अब जैसा कि इस मूवी की टाइम और सेटिंग 60s के जमाने की है, पेड्रो पास्कल अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए वो यहाँ पर पुराने जमाने की ट्रांस अटलांटिक एक्सेंट को इस मूवी के अंदर यूज करना चाहते थे, जो बेसिकली पुराने जमाने में एक इंग्लिश का डायलेक्ट था जिसे हॉलीवुड के अंदर यूज किया जाता था दुनिया भर के इंग्लिश स्पीकर्स को रिप्रेजेंट और उन्हें अच्छे से समझाने के लिए, बट एक्चुअली सेट्स पर उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था। इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिला हर्बी द रोबोट, जिसे पहली बार सितंबर 9, 1978 में द न्यू फैंटास्टिक फोर में रिलीज किया गया था। मूवी के अंदर इसे अपनी आवाज दी थी वॉइस एक्टर मैथ्यू वुड ने, जहां पर एक्चुअली मूवी में इसका एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया था, जिनमें कई सारे मूविंग पार्ट्स और एलिमेंट्स भी थे। इसके साथ साथ इसमें कई सारी ऐसी भी चीजें थी जिसे CGI के थ्रू दिखाया गया था। वैसे इस मूवी के वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स,
जिसे एक्चुअली बिहाइंड द सीन इन्फेंट एक्टर एडा स्कॉट ने प्ले किया था। कॉमिक बुक के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर एनुअल के इशू नंबर 6 में देखने को मिला था, जो 1968 में पब्लिश हुई थी। इस कैरेक्टर को टेक्निकली मार्वल के अंदर म्यूटेंट माना जाता है, वो भी ओमेगा लेवल म्यूटेंट, जहाँ पर ये प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो के कॉम्बिनेशन यानी ऑनस्लॉट की भी बराबरी कर सकता है। साथ ही साथ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक बुक में इतना पावरफुल है कि वो एक नियर ओमनिपोटेंट है और वो बेसिकली यूनिवर्सेस तक को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। खैर, इस मूवी का सबसे बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इस मूवी का रेट्रो लुक, जिसके लिए यहाँ पर बेहतरीन सीजीआई का तो इस्तेमाल हुआ ही था, साथ ही साथ बिहाइंड द सीन बेहतरीन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाले प्रोडक्शन डिजाइन का भी इस्तेमाल हुआ था। जहाँ पर लोकी सीजन 2 में काम कर चुके कारसा फरहानी को इस मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में हायर किया गया और यहाँ पर इन्होंने 60s के ऑप्टिमिस्टिक आर्किटेक्चर और स्पेस रेस से इंस्पिरेशन लेते हुए इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिजाइन किया। साथ ही साथ यहाँ पर जॉनथन हिकमैन के 2009 से लेकर 2011 तक की फैंटास्टिक फोर कॉमिक बुक का भी इंस्पिरेशन लिया गया था। इसके साथ साथ स्टैनली कर्बिक की 2001 अ स्पेस ऑडिसी मूवी से भी काफी इंस्पिरेशन लिया गया और इस मूवी के अंदर दिखाए हुए फैमिली डायनेमिक को इट ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया से इंस्पायर किया गया, जिसे मैट शैकमैन ने डायरेक्ट भी किया है। अगर बात करें मूवी में दिखाए हुए रीड और सू रिचर्ड्स के पावर्स के बारे में, तो यहाँ पर रीड रिचर्ड्स की इलास्टिसिटी को दिखाने के लिए एक नए प्रकार का मसल और स्किन सिमुलेशन डेवलप किया गया था, जिससे रीड रिचर्ड्स कुछ ज्यादा ही रबरी न दिखे और उसे रियलिटी के साथ मर्ज किया जा पाए। वहीं पर सू स्टॉर्म की इनविजिबिलिटी काफी यूनिक थी, जहां पर सू स्टॉर्म को सिर्फ गायब नहीं दिखाया गया बल्कि उसके गायब होने के रिफ्रैक्टिव इफेक्ट्स को भी दिखाया गया, जिसके कारण हमें सू रिचर्ड्स के गायब होने के साथ कुछ रेनबो इफेक्ट्स भी देखने को मिलते थे और रियल वर्ल्ड में गायब होना कुछ ऐसा ही हो सकता है। बात करें द थिंग की पावर की, तो यहाँ पर इसे इवॉन मॉसबैकरैक ने मोशन कैप्चर सूट्स के थ्रू परफॉर्म किया था, लेकिन जब भी प्रैक्टिकल स्टैंड-इन्स की जरूरत पड़ती थी तो यहाँ पर एक्चुअली इस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया जाता था। इस कैरेक्टर के रॉक्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारी रिसर्च की गई थी और यहाँ पर स्पेसिफिक ऑरेंज डेजर्ट रॉक को इस मूवी के लिए चुना गया, जो बेसिकली इस मूवी के लाइटिंग और टेक्सचर के लिए काफी बेहतरीन था और यहाँ पर इस कैरेक्टर को रेट्रो लुक के साथ प्रेजेंट किया गया, जो पिछली दो द थिंग के अपीयरेंस से काफी डिफरेंट था और काफी एक्यूरेट। वहीं पर फाइनली बात करें ह्यूमन टॉर्च की, तो यहाँ पर इसके वीएफएक्स को जायंट किलर रोबोट ने संभाला था, जिसमें इसके फ्लेम को मल्टीलेयर रेजिमेन और फ्लूइड डायनामिक्स के साथ साथ स्प्राइट पार्टिकल्स और सॉफ्ट बॉडी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसे सीजीआई के साथ फाइनल सीन्स में कंपोजिट किया गया। वहीं पर अगर बात करें गैलेक्टस की, तो इस मूवी के अंदर उसे काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया, जहां पर एक्टर राल्फ इनेसन ने एक फिजिकल पर्पल आर्मर पहनकर इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया था, जिसके ऊपर से एडिशनल वीएफएक्स एलिमेंट्स के साथ इस कैरेक्टर को कॉस्मिक और खतरनाक दिखाया जा पाया। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग 30 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी, जहां पर इसे इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियोज में शूट किया गया था, जहां पर इस मूवी में दिखाया हुआ बैक्स्टर बिल्डिंग एक्चुअली एक 2 स्टोरी लॉन्ग सेट था, जिसे मिड सेंचुरी मॉडर्न कैलिफोर्निया के घरों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के एक 14 फुट टॉल मूवी के लिए एक स्केल मॉडल भी बनाया गया था। साथ ही साथ इस मूवी में दिखाए हुए फैंटास्टिक कार के 2 मॉडल्स को बनाया गया था, जिसके इंटीरियर्स के लिए इनमें से एक ही कार का इस्तेमाल होता था। खैर फाइनली अगर बात करें इस मूवी की कलेक्शन की, तो इस मूवी को एक्चुअली $200 मिलियन से भी ऊपर के बजट पर बनाया गया था। ये मूवी क्रिटिकली तो काफी अच्छी साबित हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के हिसाब से इस मूवी ने $269 मिलियन ही कमाए हैं, जहां पर इसने एक दिन के अंदर अंदर $57 मिलियन की कमाई की थी, जो इसके कंपेटिटर सुपरमैन से तो काफी सही था। अभी ये मूवी थिएटर्स में चल रही है और देखते हैं इसकी कलेक्शन और कहां तक जाती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी के बारे में क्या क्या अच्छा लगा और आप इस मूवी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।